गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम बायोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करेंगे ताकि जो चीज़ें हम आगे पढ़ें उससे हम अच्छे से कोरिलेट कर लें। बायोलॉजी आपको पता है साइंस में एक ब्रांच है ना। तो बायोलॉजी वे हम इस नाम से ही इसका अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। बायोलॉजी टर्म को सबसे पहले किसने दिया था? तो लैमार्क। किसने दिया था? लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। लैमार्क एंड ट्रेविरेनस, ठीक है। लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने 1801 में ये नाम दिया था, ठीक है। तो ये प्रश्न अगर आ जाता है कि लैमार्क बायोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने दिया था, तो हमें ये पता होना चाहिए कि लैमार्क एवं ट्रेविरेनस दो ऐसे बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये सर्वप्रथम ये नाम दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके इस टर्म को समझने की। तो इस टर्म को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? देखिए, बायो प्लस लॉजी, ठीक है। तो बायो प्लस लॉजी में हमने इसको डिवाइड कर लिया। तो अब इसमें इसका मीन्स क्या निकल के आ रहा है? तो बायो का मीन्स होता है लाइफ, ठीक है। और वहीं पे लॉजी का मीन्स होता है टू स्टडी। क्लियर? बायो का मीन्स लाइफ हुआ और लॉजी का मीन्स क्या हुआ? टू स्टडी। मतलब कि इसका ओवरऑल कंसेप्ट क्या निकल के आ रहा है कि अगर हम सीधे सीधे देखें तो ये आ रहा है निकल के कि स्टडी ऑफ लाइफ, है ना। तो स्टडी ऑफ लाइफ क्या है? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या निकल के आ रहा है कि जीवन का अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उस शाखा का नाम क्या है? जीव विज्ञान है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी परिभाषा। परिभाषा जान लिया हमने, ठीक है। शब्द किसने दिया था ये भी जान लिया। अब आगे क्या है? तो आगे जो भी है उसे हम और अच्छे से समझेंगे। तो एक महान दर्शन शास्त्री हैं, शास्त्री विख्यात दर्शन शास्त्री थे, है ना, यूनान के। उनका नाम था अरस्तु, ठीक है। बहुत ही फेमस और विख्यात व्यक्ति रहे हैं। अरस्तु जी ने क्या किया था? बायोलॉजी, ये जो जीव विज्ञान है, इसकी शाखा का सर्वप्रथम अध्ययन किया था, ठीक है। और इसी कारणवश अरस्तु जी को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, ठीक है। तो अरस्तु जी ने किया क्या कि जो बायोलॉजी को उन्होंने शाखा के रूप में तो अध्ययन किया ही, साथ ही इसे 2 भागों में विभाजित भी किया। इनका बायोलॉजी का अध्ययन भी किया और इसे 2 भागों में विभाजित भी किया, ठीक है। ये बायोलॉजी लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो फर्स्ट पार्ट उन्होंने क्या रखा? बॉटनी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट उन्होंने रखा बॉटनी एंड सेकेंड पार्ट उन्होंने रखा था जूलॉजी, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट आपका था बॉटनी एंड सेकेंड पार्ट आपका क्या था? जूलॉजी, ठीक है, ओके। जीव विज्ञान को 2 भाग में बांटा। पहला है वनस्पति विज्ञान, दूसरा है आपका जंतु विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान नाम से अर्थ निकल रहा है जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, और जूलॉजी से अध्ययन निकल रहा है, सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये सीधा सीधा बंटवारा और सीधा सीधा विभाजन किसके द्वारा किया गया था? अरस्तु जी के द्वारा किया गया था। पर वहीं पे अगर हम विभाजन के बाद अगर हम जूलॉजी की बात करते हैं तो जूलॉजी में क्या है ये भी हम जान लेते हैं। जूलॉजी, ठीक है। जूलॉजी को भी हम वैसे ही डिवाइड कर लेते हैं। तो जू प्लस लॉजी, है ना, ठीक है। तो जू का मतलब ही होता है एनिमल्स, ठीक है।
आप जाते जू वगैरह आपने पता होगा। और लॉजी का मीन्स वही है टू स्टडी, है ना। तो क्या हुआ, जिसके अंतर्गत हम एनिमल की स्टडी करते हैं, जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, तो ये हो गया जंतु विज्ञान, ठीक है। अब सीधा सीधा अर्थ यहाँ पे यह निकल रहा है कि हमने बायोलॉजी में जैसे पढ़ा है यहाँ पे कि बायोलॉजी में हमने क्या बोला, स्टडी ऑफ लाइफ, है ना। तो जीवन का अध्ययन तो हम बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, लेकिन फिर ये जूलॉजी लाना क्यों ज़रूरी हुआ। हम यहाँ पे तो समझ रहे थे ना बायोलॉजी में जीवन का अध्ययन। तो सीधा अर्थ यह है कि बायोलॉजी का मतलब हो रहा है जीवन का अध्ययन। तो जीवन के अध्ययन हम दो तरह से देखते हैं, एक तो वनस्पतियों में देखते हैं और एक देखते हैं हम जीव जंतुओं में देखते हैं, जंतुओं में भी। तो वनस्पति भी तो हमारे लिविंग थिंग्स ही है ना, मतलब वो भी तो सजीव ही है। तो दोनों में जीवन हुआ कि नहीं हुआ, तो ये जीवन का अध्ययन हुआ। लेकिन अब इस जीवन के अध्ययन में अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं तो जंतुओं का, विशेष रूप से हम जंतुओं का अध्ययन कहाँ करेंगे, वो जूलॉजी में करेंगे। और वहीं पे विशेषतः अगर हम पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे तो हम बॉटनी के अंदर करेंगे, ठीक है। पर अब अरस्तु जी ने ये तो बंटवारा किया है जूलॉजी में भी काम, है ना। ये जो जंतु विज्ञान है इसमें भी अध्ययन करने में बहुत ही योगदान रहा अरस्तु जी का। उन्होंने किया क्या कि जूलॉजी एनिमल, जितने भी एनिमल्स थे उन्होंने उनको कैटेगरी में डिवाइड किया। अब वो कैटेगरी उनकी का जो बेसिक जो उनका आधार था, उन्होंने दो आधार समझा, उन्होंने दो आधार बनाए। पहला आधार उन्होंने ये बनाया कि किसी भी जंतु को देखने के लिए उसकी एक बाह्य संरचना होती है ना, एक बाह्य संरचना होती है, ठीक है। और दूसरा होता है उस जंतु को देखने में उसकी आंतरिक संरचना, ठीक है। एक बाह्य संरचना होती है और एक क्या होती है, उसकी आंतरिक संरचना होती है। तो जो बाह्य संरचना है किसी भी एनिमल्स को देखने की, तो इससे पता क्या लगता है कि कोई भी जंतु अपने बाह्य आकार में वो कैसा दिख रहा है और उसकी आंतरिक संरचना कैसी है। ये हमें यह निर्धारित करने में यह मदद कर रही थी कि सभी जंतुओं में क्या विशेष है और क्या दूसरों से अलग है, उनके क्रियाकलाप में क्या अलग है, उनके भोजन में या फिर उनके जीविकोपार्जन में क्या अलग है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, इसको और भी विवरण से समझने के लिए उन्होंने क्या किया था, 500 से 1000, कितने, 500 से 1000 जीव जंतु लिए, है ना, जंतुओं को लिया अलग अलग प्रजातियों के, है ना, स्पीसीज, प्रजातियाँ, और उनका क्या किया, उनका अध्ययन किया, ठीक है, उनका अध्ययन किया। और इस अध्ययन को उन्होंने एक बुक में, एक पुस्तक में संग्रहित कर दिया। उस पुस्तक का उन्होंने नाम रखा क्या, हिस्टोरिका एनिमेलिया। एनिमेलिया या एनिमेलिज में भी मिलता है, तो दोनों एक ही हैं, ठीक है, एनिमेलिया या फिर आप समझ जाना एनिमेलिज, ठीक है। तो दोनों एक ही हैं, कहीं कहीं एनिमेलिया लिखा होता है और कहीं एनिमेलिज में लिखा होता है, तो दोनों नाम एक ही हैं, है ना। तो हिस्टोरिका एनिमेलिया। तो ये 500 से 1000 विभिन्न प्रकार के जंतु लिए और उनका अध्ययन किया। और अध्ययन का उनका आधार क्या था, एक था फिजियोलॉजी, दूसरा था एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है उनकी आंतरिक संरचना और एक क्या थी, उनकी बाहरी संरचना। तो बाहरी संरचना के आधार पर पहले जंतु को देखना, उनके क्रियाकलाप को समझना कि वो दूसरे जंतुओं से कैसे भिन्न है, फिर वहीं पर उनकी आंतरिक संरचना को देखना कि वह क्या ऐसा उनकी बॉडी ऑर्गन में ऐसा क्या डिफरेंट है जो दूसरे से उनको अलग करता है, ठीक है। इस तरह से उन्होंने क्या किया, जंतुओं का विवरण किया और एक पुस्तक में उन्होंने क्या कर दिया, संग्रहित कर दिया। अब यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये प्रश्न बन जाता है हमसे, प्रश्न हम परीक्षा में, कि हिस्टोरिका एनिमेलिया यह पुस्तक किसने लिखी थी या फिर यह किससे रिलेटेड है। तो यह पुस्तक किसने लिखी थी, तो अरस्तु जी ने लिखी थी, ठीक है। दूसरा किससे संबंधित है, तो जंतुओं से संबंधित है। इसका साधारण ट्रिक भी होता है कि आप अगर एनिमेलियस जान रहे हो और एनिमल्स जान रहे हो, तो एनिमल्स को कोरिलेट कर सकते हो आप एनिमेलिया से, तो ये गलत नहीं होगा। ये गलत होने का मतलब यहाँ इससे है क्योंकि ये कभी और कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। कैसे,
मैंने आपको बताया यहाँ पे जूलॉजी एंड बॉटनी, तो ये बॉटनी भी तो है ना। तो बॉटनी में क्या बोला मैंने, जिसमें प्लांट्स है ना, जिसमें प्लांट्स यानी कि पेड़ और पौधों का अध्ययन हो। तो पेड़ पौधों का तो अध्ययन होगा, उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, उस ब्रांच को हम बोलेंगे वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो वनस्पति विज्ञान में इस वनस्पति विज्ञान में क्या था, पेड़ पौधों का अध्ययन करना। तो इसमें जो साइंटिस्ट या जो बायोलॉजिस्ट थे वो थे कौन, हमारे थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस, ये कौन थे आपके वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान है ना, वनस्पति विज्ञान के जनक थे, वनस्पति विज्ञान जनक। ठीक है, थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस जी ने क्या किया स्टार्टिंग में, थियोफ्रेस्टस जी ने क्या किया था, सेम वही जो अरस्तु जी ने किया था। इन्होंने भी क्या किया था, 500 से 1000 पेड़ पौधे लिए विभिन्न तरह के, है ना, 1000 तक, और उनका अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद भी उनका एक तरह का जो भी उन्होंने अध्ययन किया उसे एक पुस्तक में संग्रहित करके रख दिया, और उस पुस्तक का नाम उन्होंने क्या रखा, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, तो इससे हमको समझ में क्या आया, हमें ये समझ में आया कि जो बायोलॉजी है हमने उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। पर इसे समझने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा और हम समझेंगे कि जो हमने यहाँ पे आपको बताया है जूलॉजी, ठीक है, तो जूलॉजी में क्या बोला मैंने, जंतुओं का अध्ययन होता है। ठीक है, तो अब ये कैसे जंतु होंगे, जंतुओं में वो जीवन भी है उनका और मृत्यु भी है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जीवन का अध्ययन हम किस में करते हैं, तब आप तो बोलेंगे बायोलॉजी में, मतलब कि जीव विज्ञान। लेकिन हम जंतुओं का जो अध्ययन करते हैं, अब जंतुओं का अध्ययन तो सीधा सीधा हो गया, लेकिन अगर वह प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिए कि जीवन और मृत्यु, यानी कि मृत्यु के बाद भी जो कंडीशन हो रही है, या फिर जीवन और मरण ऐसा कुछ बोल दिया है ना, वो अध्ययन किसके तहत होगा, तो जूलॉजी के तहत होगा। क्योंकि जब व्यक्ति का जो लाइफ प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जैसे लाइफ प्रोसेस एंड हो रही, उसके बाद की जो कंडीशन होती है आपकी बॉडी ऑर्गन में, जो मतलब जितनी भी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती हैं, वो कैसे फंक्शन करना बंद कर देती, तो उसका भी तो स्टडी होता है। तो वो स्टडी का फंक्शन है ना, दोनों का दोनों ही हम किसके अंतर्गत करते हैं, जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, आई होप आप इतना समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब जो बात आती है इसके आगे की, वो आती है सीधा सा छोटा सा कंसेप्ट है ना, उसे हम समझ लेते हैं। अब ये तो बहुत ही हिस्ट्री की तरह था, एक तरह का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब बात आती है जीव की। ठीक है, जीव मतलब कि एक तरह का ऐसा, अगर हम बोल दें कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, है ना, या जीव क्या है। तो जीव को अगर हम डिटरमाइन करते हैं, जीव अगर हम निर्धारित करते हैं, तो जीव 2 ही प्रकार का हो सकता है ना। लेकिन जीव अगर 2 प्रकार का होगा, वो कैसे होगा, या तो एक कोश की जीव होगा या तो बहुकोश की जीव होगा, है ना। लेकिन एक कोश की जीव और बहुकोश की जीव को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक पता होना चाहिए, है ना। जीव हम बोलेंगे किसे, जीव है क्या, है ना। जीव बस लिखा हुआ है। अब अगर हम इसके आगे थोड़ा सा हिंदी का अगर बात कर लें, उपसर्ग और प्रत्यय, तो हम कैसे बना सकते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य है कि अगर हम इसको बोल दें सजीव, और अगर हम यहीं पे आ जाता है शब्द आपका निर्जीव, ठीक है, सॉरी निर्जीव, ठीक है। तो सजीव और निर्जीव में जो बात आती है, वो क्या बात आती है, भैया बात आती है कि जो सजीव होते हैं, आप सीधा सीधा ये समझते हैं ना कि सजीव में
जो ऐसे सजीव हम उन्हें बोल सकते हैं जो श्वास ले पाते हों, जो चल पाते हों, जिनमें प्रजनन की क्वालिटी हो, मतलब रिप्रोडक्शन कर पाएँ, ब्रीदिंग कर पाएँ, मूवमेंट कर पाएँ, है ना, तो वो क्या होंगे आपके लिविंग थिंग्स होंगे। और जो ये सब नहीं कर पाएंगे वो क्या होंगे आपके, वो नॉन लिविंग हो गए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमसे अगर कोई पूछता है तो अगर हम ये कहते हैं, और अगर आंसर है ना, पूछना तो चलिए ठीक है, एक बार चल भी जाएगा, लेकिन हमें अगर एग्ज़ाम में अगर आता है तो हमें पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने का, वो होना चाहिए लिविंग सेल। ठीक है, एक लिविंग सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, लिविंग सेल। अब ये बोलो कि ये कैसे, कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं भी, है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर लिविंग सेल प्रेजेंट है तो कैसा होगा, वो हो जाएगा लिविंग थिंग्स, मतलब कि वह सजीव हो जाएगा। लेकिन अगर वह लिविंग थिंग्स अब्सेंट है ना, तो क्या हो गया, वो निर्जीव हो गया, नॉन लिविंग। ठीक है, बस आपने इतना आंसर दे दिया, उसके आगे आपको कुछ बोलना ही नहीं है। ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग का ये बेसिक डिफरेंस है। क्योंकि अगर लिविंग सेल प्रेजेंट है तो ऑलरेडी लिविंग सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, सारे एक्टिविटी होंगी, कंप्लीट होगी, है ना, सेल ग्रोथ करेगी, तो ऑलरेडी सारी प्रोसेस होगी ना, और वो सजीव में आ ही जाएगा। फिर हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये बोलें एक बार कि वो श्वसन कर लेगा या फिर वो चल पाएगा तो वो लिविंग है, और ऐसे नहीं कर पाएगा तो वो नॉन लिविंग है। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। आई होप इसको आप समझ पा रहे होंगे, है ना। ठीक है, तो एक बार हम फिर से वापस देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। बायोलॉजी में हमने क्या पढ़ा है कि ये जो टर्म है ये सबसे पहले किसने दी थी, लैमार्क एवं ट्रेविरानस ने दी थी 1801 में। उसके बाद हमने इसको क्या किया, टू टर्म में मतलब इसको डिवाइड कर लिया अलग अलग सेगमेंट में। तो बायो का मीन्स निकल के आया लाइफ, एंड लॉजी का मीन्स निकल के क्या आया, टू स्टडी। तो मतलब निकल के आया इसका क्या, स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब कि जीवन का अध्ययन। ठीक है, फिर सबसे पहले इसको आगे बढ़ाने में कौन आए, यूनान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक दर्शन शास्त्री अरस्तु जी, है ना, प्रसिद्ध बायोलॉजिस्ट भी हैं रहे। उन्होंने क्या किया, बायोलॉजी को दो भाग में बांट दिया, एक वनस्पति विज्ञान, दूसरा जंतु विज्ञान। और इसीलिए जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक भी इन्हें कहा गया। जीव विज्ञान का जनक इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने क्या किया, पूरी शाखा का विवरण दिया, और आने वाले समय में जंतु विज्ञान का भी अलग से अध्ययन किया, इसीलिए जंतु विज्ञान का भी जनक अरस्तु जी को कहा गया। ठीक है, इसके बाद हमने जाना कि जो जूलॉजी है ना, जूलॉजी में मैंने ये बताया कि जूलॉजी को भी आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, जू प्लस लॉजी। तो लॉजी का मीन्स ही होता है स्टडी, मतलब कि जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन कर लें, वो क्या है, जूलॉजी है। ठीक है, फिर हमने ये बताया कि जूलॉजी में जब अरस्तु जी ने अध्ययन किया यहाँ पे, है ना, अरस्तु जी ने जब अध्ययन किया तो उन्होंने दो आधार बनाए। ठीक है, वो आधार क्या थे, किसी भी जीव को देखने के, एक तो उसका बाह्य संरचना, दूसरा उसका आंतरिक संरचना। तो बाह्य संरचना देख करके पता लगाना कि उसका आउटर कवरिंग और उसका फंक्शन कैसा है, ये चीज़ें, और उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर यानी उसकी एनाटॉमी कैसी है, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी हम बोलते हैं, है ना। अगर आप फिजियोलॉजी नहीं समझ पा रहे होंगे तो मॉर्फोलॉजी भी बोलते हैं, एक दूसरा शब्द करके। तो मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, 500 से 1000 जंतुओं को लिया था और उसका सर्वप्रथम अध्ययन किया था। ठीक है, और इस अध्ययन का संग्रहण एक पुस्तक में किया, एक बुक में किया। उस बुक का नाम क्या रखा उन्होंने, हिस्टोरिका एनिमेलिया। ठीक है, एनिमल से रिलेटेड है तो एनिमेलिया। राइटर कौन है, तो अरस्तु जी हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हमने पढ़ा बॉटनी। तो जो बॉटनी के फादर हैं, है ना, फादर ऑफ वनस्पति, हाँ, फादर ऑफ बॉटनी कौन है आपके, थ्रियोफिस्टस है। उन्होंने भी क्या किया था, सेम 500 से 1000 प्रजातियों के लिए थी, किसको, पेड़ पौधों की प्रजातियों के लिए थे, पेड़ पौधों, है ना, पेड़ पौधों की प्रजातियों के लिए था। और उसका संग्रहण उन्होंने कहाँ किया था, हिस्टोरिया प्लांटेरम में किया था।
तो ये तो बहुत बेसिक है, पर प्रश्न यहीं से बनते हैं, इसलिए हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर मैंने थोड़ा सा ये बताने की कोशिश की सजीव और निर्जीव। तो सजीव और निर्जीव में आपको अगर अंतर करना है तो हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि ऐसे जीव जिनके अंदर एक जीवित कोशिका उपस्थित होती है वह सजीव होते हैं, और जिनके अंदर ये जीवित कोशिका अनुपस्थित यानी लिविंग सेल एब्सेंट होती है, वो कैसे हो जाते हैं, वो नॉन लिविंग हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।